हेलो एवरीवन। तो तीसरी तिमाही के नतीजों का आगाज हो चुका है और इसमें टीसीएस यानी कि आईटी सेक्टर की सबसे दिग्गज कंपनी उन्होंने अपनी तीसरी तिमाही के नंबर्स पेश कर दिए हैं और इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए क्या सक्सेस फैक्टर्स रहे, क्या चैलेंजेस रहे इस तिमाही में, हमारे साथ टीसीएस की मैनेजमेंट से दो मेंबर्स जुड़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हैं मिस्टर समीर सेखसरिया जी जो कि सीएफओ है टीसीएस के, और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर मिलिंद लक्कड़ सीएचआरओ टीसीएस। तो आप दोनों का स्वागत है सर जी बिजनेस पर। एंड ऑफ कोर्स इसके साथ जो तीसरी तिमाही के आपने आंकड़े पेश किए हैं काफी फैक्टर्स पर काफी अच्छे रहे हैं और कुछ एक जगहों पर जो हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे कि कहां पर चैलेंजेस रहे हैं उस पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले सर समीर सर आपसे शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले तो जो डॉलर आय हमारी आती हुई दिखी है इस बारी, तो वो स्ट्रीट एस्टिमेट्स के मुकाबले थोड़ी सी धीमी दिखती हुई नजर आ रही है, जिसे स्ट्रीट अनुमान करके चल रहा था। तो उसके पीछे क्या वजह रही और आगे के लिए आपका क्या आउटलुक है? अगर आप हमारे तीसरी तिमाही के नतीजे देखें, कांस्टेंट करेंसी में हमारा ग्रोथ जो रहा है वो फ्लैटिश रहा है। ये तिमाही में जो क्रॉस करेंसी वेरिएशन है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा और उसके चलते हमारा जो डॉलर ग्रोथ है वो -1.7% हुआ। ये तिमाही में डॉलर अप्रिशिएट किया अगेंस्ट ऑल ग्लोबल करेंसीज और उसके चलते जबकि रुपी का डिफेंस अगेंस्ट द डॉलर वाज बेटर देन मोस्ट ग्लोबल करेंसीज। तो जो हमारे जो बास्केट ऑफ करेंसीज है उसमें डॉलर के अलावा जीबीपी जो ब्रिटिश पाउंड है, यूरो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर सारे ही जो है वो कई ज़्यादा किए। तो जो डॉलर से जो रुपी डेप्रिसिएशन का गेन आया वाज ऑफसेट अगेंस्ट ऑल ऑफ दिस एंड जो नेट ग्रोथ आई रुपी टर्म्स में भी स्लाइटली नेगेटिव थी और डॉलर टर्म्स में -1.7% थी। अभी इसके आगे चलते हुए Q3 फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव हैड सीजनैलिटीज स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ फर्लोज, लेस वर्किंग डेज, सो दैट प्लेज आउट। वो Q4 में दैट शुड रिलेटिवली गो अवे एंड ऑल्सो हम जो प्राथमिक संकेत देख रहे हैं ऑफ डिस्क्रिशनरी स्पेंड रिवाइवल specifically in industries like BFSI and the retail sector, और उससे हमें लगता है कि going forward should be incrementally positive। ग्रेट। तो सेक्टर वाइज आगे चलकर हमें पॉजिटिविटी स्पेसिफिकली बीएफएसआई सेक्टर के लिए नजर आ रही है। तो चलिए इस पर इसी नोट पर मिलिंद सर आपसे आगे जानना चाहूंगा कि प्राइमा फेसी जिस तरह की यहाँ पर हेड काउंट्स हमें देखने को मिले हैं वो रिलेटिवली काफी अच्छे रहे हैं। 6 लाख के ऊपर अभी भी हेड काउंट हमारा बना हुआ है, बट ऑफ कोर्स जो पिछला क्वार्टर था उसके मुकाबले थोड़ा सा डिक्लाइन हमें यहाँ पर भी देखने को मिला है। तो इस पर मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या रीजन रहे थे, क्या ये फर्लोस की वजह से थे या फिर कोई और रीजन था जिस कारण से यहां पर अभी फिलहाल हमें इस क्वार्टर में सिक्वेंशियली डिक्लाइन देखने को मिले? जैसे मैंने पहले भी कहा है कि क्वार्टरली नंबर्स को देखा जाए तो डायरेक्टली लीनियर कोरिलेशन ग्रोथ और हेड काउंट का नहीं होता है। कि हमारे ये पूरा प्लानिंग साल भर का रहता है। हमारे यहाँ लोग आते हैं तो वो प्लान करते हैं हम थ्रू आउट द ईयर। तो इन अ गिवन क्वार्टर फॉर गिवन सिचुएशन we obviously utilization, productivity, pyramid, the overall business scenario, all of them play a role to eventually yield a number which is a positive or a negative number. So my request to you is not to look at this number negatively because it has got no relation to growth. ये हम लोगों ने 10,000 लोग ऐड किए लास्ट 2 क्वार्टर्स में, हम लोगों ने 40,000 कैंपस हायर्स का प्लान है पूरा इस ईयर में। ऑल ऑफ दिस आर वेरी पॉजिटिव थिंग्स टू हैपन। सो लुकिंग एट दिस नेगेटिव नंबर फॉर 1 क्वार्टर डज नॉट सिग्निफाई एनीथिंग, डेफिनेटली नॉट एनी ग्रोथ एस्पेक्ट्स और डिमांड पैटर्न्स। बिल्कुल सर, तो इस पर भी आगे चर्चा करेंगे कि हायरिंग को लेकर आगे आपका क्या थॉट प्रोसेस है टीसीएस की मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से।
एंड सर इसी नोट पर और आगे चलते हुए अगर मैं मार्जिन्स की बात करूं, ये बहुत बड़ा सरप्राइज था क्योंकि जिस तरह से डॉलर आए गिरती हुई नजर आए, उसके बावजूद भी आपने स्ट्रीट एस्टिमेट से बेटर साइड पर मार्जिन्स पोस्ट किए। तो 24.5% के मार्जिन्स जो इस बारी आते हुए दिखे, इस पर मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पे कौन सा फैक्टर ऐसा था जो प्ले आउट करता हुआ दिखा, और आगे के लिए यानी कि FY26 के लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं ताकि मार्जिन्स जो है एक आपकी गाइडेड रेंज में रहे। जैसे मैंने बताया कि Q3 में कुछ सीजनैलिटी थी, फर्लोज और लेस वर्किंग ऑफ नंबर ऑफ वर्किंग डेज थे। उसके बावजूद हमारे मार्जिन्स जो सीक्वेंशली 40 बेसिस पॉइंट्स इम्प्रूव हुए, एंड दैट वाज ड्रिवन प्योरली बाय ड्राइविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी। जैसे मिलन ने बताया, जो 3 लीवर्स बताए, इट वाज प्राइमरली ड्रिवन बाय ड्राइविंग प्रोडक्टिविटी, बेटर यूटिलाइजेशन एंड इम्प्रूव्ड पिरामिड। ये जो ऑपरेटिंग मैट्रिक्स है, ये लीवर्स हमको आगे चल के भी शॉर्ट टर्म में अवेलेबल होंगे। देयर इज़ फर्दर स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट इन दिस लीवर्स। एंड आपने पूछा जो FY26 में इसके अलावा क्या लीवर्स होंगे। फ्रॉम अ मीडियम टू शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव, वी शुड लुक एट इम्प्रूव्ड प्राइसिंग, we should look at better product mix, the mix of revenues, and जब ग्रोथ वापस आएगा, ग्रोथ डेफिनेटली बिकम्स अ मार्जिन लीवर एज वेल। गॉट इट सर। सो बेहतर प्राइसिंग, ये बहुत समय बाद मुझे आईटी कंपनी से सुनने मिला है कि प्राइसिंग वाइज जो काफ़ी समय से थोड़ी अंडर प्रेशर थी या नेगोशिएशंस चल रही थी, अब वहाँ पर फोकस हमारा बनता हुआ दिख सकता है। फोकस हमेशा से रहता है। प्राइसिंग इन जनरल स्टेबल है, but as a CFO, I would say, and absolutely, if you are able to drive pricing, that helps deliver better margins. Absolutely, sir. Point taken. सर इस पर इसके बाद मैं मिलिंद सर आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि आप हायरिंग को लेकर बात कर रहे थे, तो क्या थॉट प्रोसेस है FY26 के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम तीसरी तिमाही क्रॉस कर चुके हैं, अब चौथी तिमाही बाकी है, तो आगे के लिए आप क्या हायरिंग टारगेट सोच रहे हैं और कोई ऐसे स्पेसिफिक थॉट प्रोसेस है हायरिंग के पर्सपेक्टिव से, JNAI का थॉट प्रोसेस, अगर आप उसको फैक्टर इन करके बताना चाहें। हम लोग प्लान करते हैं 1 साल पहले से, तो हमने नेक्स्ट ईयर का क्या हायरिंग करना है पूरा कैंपस में जाके हम लोगों ने नेशनल क्वालिफायर टेस्ट देके ऑफर्स दे चुके हैं। वो फर्स्ट टेस्ट हो चुका है हमारा। तो प्लान ऐसा है कि हम लोगों को लगता है अभी, बेस्ड ऑन ऑल द सिचुएशंस एंड द बिजनेस सिनेरियो वी आर सीइंग, we will hire more than what we hired this year from the campus. तो हमने 40,000 का हमारा we are on track on 40,000 for this year. We plan to hire more than 40,000 next year. With respect to AI, GenAI, ये तो हमारा internal talent development machinery इतना strong है कि we are not only, we get people from the campus. Some of them are obviously trained on these technologies, but most of them are not. तो उनको पूरा ट्रेन, प्रोडक्टिव एंड इवेंचुअली बेसिकली they become productive with the customers is what we believe is our responsibility, and that we continue to do. तो हम लोगों ने not only focusing on building the entire workforce AI GenAI, but we also started building a pyramid around that and building what is our AI/GenAI pyramid across the organization, and we measure that continuously. तो ये talent development is something which we do definitely internally. Obviously, we'll also interact with academia to basically get some of those skills, in their curriculum as well, and we continue to do that. तो पहले से ही तैयारी JNAI की अब आप कर रहे हैं, इनफैक्ट काफ़ी सालों से आई थिंक वो प्रोसेस में है। सर इसके साथ साथ समीर सर, अब आपसे जानना चाहूँगा खासकर रीजन्स को लेकर, तो नॉर्थ अमेरिका एज अ रीजन अब आपको कैसे प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज स्पेसिफिकली अभी भी हम थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ अभी भी देख रहे हैं, तो ये आगे चलकर क्या स्थिति चेंज हो सकती है, क्योंकि फेड की तरफ से भी ब्याज दरों में थोड़ी कटौती तो अभी हुई है, हालांकि 2025 के लिए एक्सपेक्टेशंस जितनी कट होने की थी वो उतनी नहीं होंगी, अभी तक तो यही लग रहा है। तो इस पर आपका क्या थॉट प्रोसेस है, क्लाइंट्स का क्या थॉट प्रोसेस है, वो आप शेयर करें। नॉर्थ अमेरिका हमारा सबसे बड़ा मार्केट है। हमने कॉल आउट किया था कि फिनेंशियल सर्विसेज नॉर्थ अमेरिका में इम्प्रूव कर रहे हैं, और हमने देखा है लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स से वहाँ पे इंक्रीमेंटल पॉजिटिव ग्रोथ आ रहा है सीक्वेंशली। कंज्यूमर बिजनेस ग्रुप जो रिटेल सेगमेंट है
वहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर सेंटिमेंट्स पिकअप हो रहे हैं। ये क्वार्टर में ही ग्रोथ हमने देखा है वहाँ पे, और इंक्रीमेंटली वहाँ पे भी एक्सेप्ट फॉर मोस्टली रिटेल्स में हम अच्छा ग्रोथ देख रहे हैं। उस सेगमेंट में ट्रांसपोर्टेशन भी आता है, उसमें थोड़ी सी नमी देखी जा रही है, बट ओवरऑल जो दो हमारे लार्जेस्ट सेक्टर्स हैं BFSI और रिटेल, उसमें पॉजिटिव वो है। हम ये मानते हैं कि लाइफ साइंसेस, जिसमें हमने कॉल आउट किया था कुछ क्लाइंट स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं, वो ऑलरेडी बॉटम आउट हो चुके हैं और यहाँ से पॉजिटिव दिखने चाहिए। CMI जो वर्टिकल है वो भी काफ़ी नरम रहा है हमारा, वो भी बॉटम आउट होना चाहिए। सो जब ये सारे सेक्टर्स एक साथ में देखें, सो ओवरऑल इंक्रीमेंटली sector wise also and North America also, and with signs of early revival on discretionary spend, outlook should be positive. ओके, ग्रेट। सो अच्छा टेक अवे हमारे लिए हो रहा है कि आउटलुक जो है आगे चलकर पॉजिटिव रह सकता है। मिलिंद सर, अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि H1B वीज़ा इशू का काफ़ी समय से अभी बातचीत वापस से चलती हुई नज़र आ रही है, एंड 20 जैन अब एक्सपेक्टेशंस ये बन रही है कि आगे चलकर थोड़े से नियम वहाँ पे शायद और चेंज हो पाए। तो इसको लेकर आप कितने चिंतित हैं, या फिर इट्स ऑल ओके, मतलब अगर H1B वीज़ा में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते भी हैं तो भी कंपनी के पर्सपेक्टिव से उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा? इस पर आपके थॉट्स? हमारा एक ग्लोबल ऑपरेटिंग मॉडल है और ग्लोबल वर्कफोर्स है, बहुत सालों से है। ऐसे सिचुएशंस पहले भी आ चुके हैं, और अभी ऐसा हो गया है कि हमको बेसिकली इतना वर्कफोर्स हमारा ग्लोबली प्रेजेंट है टुडे कि हमारी डिपेंडेंसी H1B पे बहुत कम हो गई है। तो मतलब वी हैव मेनी थिंग्स टू डू, दिस इज़ वन मोर, बट दिस इज़ डेफिनेटली नॉट ऑन द टॉप ऑफ माई लिस्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम. It is something we'll work on, something we'll continue to monitor, but we have managed this situation in the past, and I don't see anything different happening in the future. Got it, sir. काफ़ी इंटरेस्टिंग और अहम टेक अवे है। आगे चलकर स्पेसिफिकली जो काफ़ी लोग चिंतित हो जाते हैं, इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि H1B वीज़ा इशू को लेकर आगे क्या कोई कंपनी पर असर पड़ेगा या नहीं, तो ये एक अच्छा टेक अवे है हमारे लिए। सर, इसके साथ साथ अब समीर सर, आपसे अगला सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा वो प्राइमा फेसी ऑर्डर बुक TCV को लेकर है। तो ये तो बहुत ही बढ़िया रहा है इस बारी, तीसरी तिमाही में $10 बिलियन से ज़्यादा की अब आपकी TCV हो चुकी है। तो इस पर आप थोड़ा सा अगर आप स्प्लिट दे पाएँ कि भाई JNAI में कितनी ऑर्डर बुक रही है। एक्सेंचर का भी काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन इस बारी इस तिमाही में उनका रहा था, खासकर JNAI ऑर्डर बुक को लेकर, तो उस पर आप थोड़ा कलर अगर दे पाए। सो ओवरऑल हमारी टोटल जो TCV है वो काफ़ी स्ट्रांग रही है, ओवर 10 बिलियन, एंड जनरली जब हमारा 10 बिलियन क्रॉस करता है इससे पहले कोई मेगा डील होती है, ये विदाउट एनी मेगा डील्स बट विद गुड नंबर ऑफ लार्ज डील्स एंड मीडियम साइज डील्स से आई है। JNAI की पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रांग है। वी डोंट इंक्रीमेंटली शेयर द नंबर्स, इसलिए क्योंकि आप जो सारे डील्स आते हैं उसमें एक JNAI एक कंपोनेंट होता है, सो इट डजंट मेक सेंस टू कॉल जस्ट JNAI, इट्स इंटीग्रेटेड इनटू द डील्स इटसेल्फ। बट जो एंगेजमेंट्स है, मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एंगेजमेंट्स ऑन JNAI आर नाउ गोइंग इनटू प्रोडक्शन। गॉट इट सर। सो JNAI जो है वो हो सकता है कि 2025 में आपका कंपोनेंट पर्सपेक्टिव से थोड़ा और इंक्रीज होता हुआ नजर आए, ऐसी थॉट प्रोसेस है। अब देखना होगा कि आगे चलकर क्या होता है। बट ऑफ कोर्स मिलिंद सर, अब आपसे जानना चाहूँगा, JNAI पर ही आगे प्रोसीड करता हूँ और इसमें यही जानना चाह रहा हूँ कि क्या 2025 में जिस तरह से हमने CES जो अभी भी चल रहा है US में, उसको लेकर आपका क्या पर्सपेक्टिव है, और प्राइमा फेसी जो JNAI को लेकर बातचीत वहाँ पर चल रही है, क्वांटम जो है हमारे वर्कफोर्स का, वो आपको कितना लग रहा है कि अभी एडवांस JNAI प्रोजेक्ट्स लेने के लिए रेडी है? ऐसा है कि जैसा समीर ने कहा कि हम लोग कॉम्प्लेक्स एंगेजमेंट डिलीवर कर रहे हैं, उसका नंबर बढ़ते रहा है। एवरी क्वार्टर में हमारा नंबर बढ़ रहा है, और हमारा गुड पार्ट इज हमारा जो पिरामिड है वो भी स्ट्रेंथन हो रहा है एवरी क्वार्टर। तो वी आर रेडी ग्लोबली, वी हैव द वर्कफोर्स व्हिच इज रेडी टू डिलीवर कॉम्प्लेक्स JNAI एंगेजमेंट्स।
गॉट इट सर। सर समीर सर, अब फाइनल एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, खासकर जो इंडस्ट्री वर्टिकल है उसको लेकर, क्योंकि रीजन वाइज तो हमने बात कर ली, बट मैन्युफैक्चरिंग को लेकर आपका क्या कहना है? इस बारी थोड़ा रिलेटिवली फ्लैट टू थोड़ा पॉजिटिव हमें देखने को मिला मैन्युफैक्चरिंग। उसके पहले कई क्वार्टर्स में हमने देखा कि वहाँ पर आउट परफॉर्मेंस भी आती हुई नजर आई, तो उस पर अगर आप कुछ बता पाएँ। सो आई थिंक आफ्टर अ गुड अमाउंट ऑफ आउट परफॉर्मेंस across on manufacturing लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स से वहाँ पे कुछ सॉफ्टनेस देखने में आ रही है। हम बिलीव करते हैं कि अगले साल चलते हुए वहाँ पे रिकवरी देखने में आएगी। चलिए बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ TCS की मैनेजमेंट तीसरी तिमाही पर विस्तार से चर्चा करते हुए क्या चैलेंजेस थे और किस तरह से आगे की जो पाइपलाइन है, आगे का आउटलुक है, वो एज अ कंपनी वो कैसे डिफाइन करते हैं, इस पर हमने विस्तार से बातचीत की। थैंक यू समीत सर, थैंक यू मिलिंद सर, जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू कुशल।